हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिशों का योग। तो हमने ये देखा इसके पहले वाले वीडियो में कि जो सदिशों का योग होता है वो अदिशों के योग से थोड़ा अलग होता है। अदिश में हम लोगों को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता था, हम उसको डायरेक्ट जोड़ देते थे। लेकिन सदिशों को हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। सदिशों को जोड़ने के लिए उनके बीच का जो एंगल होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किन्हीं दो सदिशों को कैसे जोड़ना है आज यही हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, सदिशों को जोड़ने की दो मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, एक पॉलीगन लॉ भी होता है, बहुभुज विधि होता है। तो अगर हमको ये आ रहा है तो इसी का यूज करके हम लोग बहुभुज विधि वाला भी हल कर लेते हैं। तो हम इन दोनों को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ। तो मान लेते हैं हमारे पास दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनको हमको जोड़ना है। ठीक है, हमारे पास दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन्हीं दो सदिशों को हमको जोड़ना है और इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है? थीटा। तो अगर ये दोनों सदिश इस तरीके से हो, ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी, इस तरीके का मतलब ये प्रदर्शित की गई है कैसे? त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं से। ठीक है, जिन दो सदिशों को जोड़ना है वो इस त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित की गई है। क्रमागत का मतलब एक क्रम में, जैसे ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है तो ये एक क्रम में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन उलट गया है। यहाँ हम टेल से गए ये हेड और इधर से इसका टेल और इसका हेड आके मिला है। तो एक क्रम में होने का मतलब अब यहाँ से दूसरे वाले का टेल आना चाहिए और इस दिशा में आना चाहिए। तो जब ऐसी भुजाएं होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत भुजाएं। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो दो क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? हेड टू टेल। मतलब पहले वाले का जो हेड है वो दूसरे वाले के टेल से जुड़ा है। ठीक है, या तो हम बोल दे कि त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से। क्रमागत का मतलब वो भुजाएं एक क्रम में होनी चाहिए। क्रम में होने का मतलब इस तरीके से तो है ही, लेकिन उनका डायरेक्शन भी एक क्रम में होना चाहिए, डायरेक्शन भी उल्टा नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रमागत। या हम देख सकते हैं जो पहले का हेड है वो दूसरे के टेल से जुड़ा है, तो हेड टेल, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए? हेड टेल। तो जब ऐसा होगा तो जो इसमें रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। ठीक है, ये हो गई त्रिभुज की तीसरी भुजा। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। तो दो क्रमागत भुजाओं से तो हमने उन दो सदिशों को प्रदर्शित किया जिसको हमको ऐड करना है। तो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। और जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो हमको रिजल्टेंट बताएगी, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उस चीज को बताएगा। तो अब इसमें भी तो डायरेक्शन होगा, दो सदिशों को जोड़ेंगे तो सदिश राशि आएगी, तो इसमें भी डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा? तो पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड को मिलाएंगे। तो ये हो गया पहले सदिश का टेल और दूसरे सदिश के हेड से मिलाया गया है। तो इसका टेल पहले वाले सदिश के टेल से और इसका हेड दूसरे वाले सदिश के हेड से, इस तरीके से। ये होगा हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, यदि किन्हीं त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं उन दो सदिशों को प्रदर्शित करें जिनको हमको जोड़ना है, तो जो उनका योगफल होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगी, लेकिन उसकी जो दिशा होगी इनके दिशा के विपरीत होगी। देखिए, इनके दिशा में होने का मतलब क्या था? इनके दिशा में होने का मतलब इस तरीके से है, इस तरीके से है और फिर इस तरीके से आते, तब ये होता एक दिशा में। लेकिन ऐसा नहीं है, इस वाले की दिशा क्या होगी? इसके विपरीत होगी। या हम बोल सकते हैं ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैसा है? क्लॉकवाइज है। ठीक, तो ये तो हुआ प्रदर्शित कैसे करेंगे। त्रिभुज विधि में जो दो सदिश होंगे वो त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित होंगे और जो उनका रिजल्टेंट होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा, लेकिन उसकी दिशा इसके दिशा के विपरीत रहेगी। या हम ये बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट होगा उसका टेल
पहले वाले सदिश के टेल से और उसका हेड दूसरे वाले सदिश के हेड से। ठीक है, तो ये हुआ त्रिभुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि में क्या है, तो ये हुए हमारे दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो देखिए यहां पे त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाएं थे, यहां पे क्या है, यहां है चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। मतलब जिन दो सदिशों को हमको जोड़ना है उसको हम इस समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करेंगे। संलग्न मतलब एक दूसरे से लगे हुए, मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो देखिए वेक्टर ए का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और वेक्टर बी का भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा इस बार वो क्या होगा, तो वो इसका विकर्ण होगा, डायगोनल, मतलब ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो दोनों में अंतर समझ में आया। पहले तो त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं से वो दो सदिश प्रदर्शित होंगे और जो इसका रिजल्टेंट होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी जिसकी दिशा इन दोनों के दिशा के विपरीत होगी। विपरीत का मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में है, तो इसकी दिशा क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है, यहां पे क्या है, तो यहां पे अगर हम चतुर्भुज वाला समांतर चतुर्भुज वाला मेथड लेंगे तो यहां पे जिन दो सदिशों को हम जोड़ रहे हैं वो इस चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित होंगी। संलग्न मतलब एक दूसरे से लगे हुए, मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो उस चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होगा, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट वही से होगा जहां पे वेक्टर और वेक्टर बी का है। ठीक है, अब आते हैं एंगल। तो हमने ये बोला कि उन दो सदिशों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो देखिए दो सदिशों के बीच का कोण हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ये हमने इसके पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा है, सदिश पार्ट 1। तो अगर आपको दो सदिशों के बीच के कोण को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है तो पहले वहां पे वीडियो देख लीजिए। तो देखिए हमने ये पढ़ा था दो सदिशों के बीच के कोण के लिए उनका हेड से हेड या टेल से टेल जुड़ा होना जरूरी है। तो इस वाले में तो सही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी टेल से टेल जुड़े हैं, तो ये हो गया उनके बीच का कोण कितना, थीटा। ठीक, यहां पे ये ना तो हेड से हेड जुड़ा है ना तो टेल से टेल, तो हम क्या करते थे, किसी एक सदिश को पैरेलली शिफ्ट करते थे। तो मान लीजिए इस सदिश को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो अब ये जो एंगल होगा यही कहलाएगा थीटा। तो इन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कौन सा है, ये वाला इसमें, और चतुर्भुज वाले में ये। ठीक, तो इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट किसके बराबर आता है या उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन का मतलब ये वाला एंगल अल्फा, वैसे ये वाला एंगल अल्फा। ठीक, चलिए तो देखिए फॉर्मूला जो डिराइव करना है दोनों के प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा देखने का तरीका अलग होगा। देखने के तरीका का मतलब ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी, ये था इसमें हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर जो कि हमको निकालना है। ठीक, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण हमने माना था थीटा, तो ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा। इस वाले में संलग्न भुजाओं से तो वेक्टर ए ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया इसका रिजल्टेंट आर। चलिए एक बार फील ले लेते हैं कि कैसे इनको यूज करना होता है, कि हमको कब जरूरत पड़ेगी कि हमको इसको इस तरीके से जोड़ना है। जैसे हमसे एक क्वेश्चन बोला गया कि हम पहले इस डायरेक्शन में 2 मीटर गए, फिर इस डायरेक्शन में हम 3 मीटर गए, तो विस्थापन हमको निकालना है। मान लीजिए यहाँ का एंगल भी कुछ दे दिया कि ये एंगल कितना है 60 अंश है, तो हमसे पूछा गया कि विस्थापन बताइए। तो विस्थापन के लिए हम क्या करते थे, स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को एक सीधी रेखा से मिलाते थे। तो देखिए यही तो विस्थापन हुआ। तो ये विस्थापन किसके बराबर है, इस रिजल्टेंट के बराबर है। मतलब इन दो सदिशों का अगर हम योग निकाल ले तो वो हमको क्या दे देगा यहाँ पे, विस्थापन। तो इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा सवालों में। या हमसे बोल दिया कि कोई एक वस्तु है, इस पे 2 न्यूटन का बल इधर लगा
और 3 न्यूटन का बल इधर लगा, कितने एंगल पे, 60 अंश पे। तो इनका रिजल्टेंट बताइए, तो इसका रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं पे इस तरीके से आएगा। तो देखिए ये वाला हमारा बन गया, ये हो गया चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं और ये हो गया उसका विकर्ण। तो फिर से अगर हम आर निकाल लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये नेट फोर्स कितने बल के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये हुआ हमारा एक समांतर चतुर्भुज, इसको इस तरीके से मिला देते हैं। तो देखिए हम क्या बोल रहे थे कि इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब किसी सदिश को समांतर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हमने वेक्टर बी यहां पे बनाया है तो उसको समांतर हम यहां पे ले जाए वेक्टर बी को इस तरीके से। तो देखिए ये वाला डायग्राम वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये वाला एंगल क्या था, थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अगर हमने समांतर शिफ्ट किया है तो अगर हम देखें इस चीज को भूल जाए एक तरीके से, तो ये हमारा ट्रायंगल ही तो बन गया, वेक्टर ए वेक्टर बी और ये त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि हमको रिजल्टेंट बता रहा है। तो इसके और इसके डेरिवेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो अब डेरिवेशन करना कैसे है? तो देखिए वेक्टर है, ये जो लंबाई होती है इसके परिमाण को बताता है। तो मान लेते हैं ये परिमाण है a, ये परिमाण b और ये परिमाण कितना है r। वैसे ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया r। हमको रिजल्टेंट का परिमाण निकालना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। इस तरीके से केवल मैग्नीट्यूड मतलब है अभी हमको निकालना, उसके बाद हम डायरेक्शन देख लेंगे क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब देखिए अगर ये वाला है हमारा तो ये हो गया लंबाई a, ये लंबाई हो गया b और ये हो गया r और हमको दिया ये वाला एंगल थीटा। तो हमको r निकालना है। इस r मतलब इस वाले भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए सेम यही चीज यहां भी, अगर हम इस चीज को हटा दें तो यही बन क्या रहा है, तो एक जगह हम निकालते हैं वही दोनों जगह काम करेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने समकोण त्रिभुज में निकालना सीखा है कि अगर कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ये भुजा हमारी 3 है, ये 4 है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमको आता है। तो अगर हम किसी तरीके से इसको समकोण त्रिभुज बना लें तो समकोण त्रिभुज बनाने का मतलब यहाँ से एक लंब खींच देते हैं यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए, वैसे यहाँ से भी खींच दीजिए 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो देखिए दोनों एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, ये 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच ली। ये कितना है b। तो ठीक है, अगर हमको समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमको देखिए ये दोनों भुजाएं पता होनी चाहिए कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई कितनी है, तभी तो हम ये निकालेंगे। अगर हमको ये r निकालना है तो हमको ये वाली लंबाई भी पता होनी चाहिए और ये वाली लंबाई भी पता होनी चाहिए। तो लंबाई तो हमको पता नहीं, हमको ये वाली लंबाई पता है a, ये वाली लंबाई नहीं पता है। तो अगर ये भी लंबाई निकालेंगे तब हमको इसकी टोटल लेंथ पता चलेगी। वैसे ये लंबाई भी हमको नहीं पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें इसकी, तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 अंश और ये लंबाई कितनी है b। तो अगर हमें किसी त्रिभुज की एक भुजा और कोण दिया है तो हम बाकी दो भुजाएं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लेते हैं ये भुजा है x और ये भुजा कितनी है y। तो देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है x और कर्ण कितना है b। तो x का मान कितना आ गया b cos थीटा। वैसे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है y और कर्ण कितना है b। तो y बराबर b साइन थीटा। तो हमको लंबाई पता चल गई, ये वाली कितनी आएगी, ये x है तो ये भी x, तो x का मान कितना है b cos थीटा। तो ये लंबाई होगी b cos थीटा। ये वाली लंबाई y किसके बराबर, ये b साइन थीटा। तो ये लंबाई कितनी हो गई b साइन थीटा। अब हमको ये वाली भी पूरी लंबाई पता चल गई और ये वाली भी पूरी लंबाई पता चल गई। तो अब हम समकोण त्रिभुज वाला अपना फॉर्मूला लगा के r का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो कर्ण का वर्ग मतलब r का वर्ग बराबर
आधार का वर्ग, तो आधार की लंबाई कितनी है, ये a और ये b cos थीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग, तो लंब कितना है b साइन थीटा, तो b साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसी को हल कर दीजिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही चीज़ है, यहाँ पे b की जगह क्या है, b cos थीटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, किसके बराबर, r स्क्वायर के बराबर। तो r किसके बराबर आ गया, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये क्या आया, ये आया रिजल्टेंट का परिमाण, कि परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन इसमें नहीं है, ये हमको केवल क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। मतलब अगर कोई दो सदिश है a और b जिनके बीच का कोण कितना है, थीटा, ये क्या है, वेक्टर a का परिमाण, ये क्या है, वेक्टर b का परिमाण, और थीटा क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण। तो परिमाण आ गया हमारे पास r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नोट कर लीजिए। एंगल देख लेते हैं, मतलब कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पे है, तो एंगल मान लेते हैं अल्फा, यहां से भी मान सकते हैं यह एंगल कितना, अल्फा, दोनों देखिए एग्जैक्टली सेम होंगे। तो अगर हमको अल्फा निकालना है तो ये हो गया अल्फा, टेन अल्फा बराबर, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हुआ लंब और ये कितना हुआ, आधार। तो लंब का मान कितना है, b साइन थीटा, और आधार कितना है, तो a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, देखिए ये तो हमको दे दिया परिमाण कि इन सदिशों के योगफल का परिमाण कितना है, उसकी दिशा क्या होगी, तो यहाँ से हम कोण निकाल लेंगे कितने कोण पे है, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, तो देखिए अल्फा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अल्फा है वो वेक्टर r और वेक्टर a के बीच का कोण है। ठीक है, जो अल्फा है वो किसके किसके बीच का कोण है, तो वेक्टर r और वेक्टर a, यहाँ भी हम देख सकते हैं वेक्टर r और वेक्टर a। ये बताने का मतलब क्या हो, तो ये बताने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए जिसके साथ थीटा, मतलब b साइन थीटा b कॉस थीटा, तो ये थीटा किसके साथ है, b के साथ। तो b वो तीसरी भुजा है r और a के अलावा। देखिए जो अल्फा है वो किनके बीच का कोण है, r और a का, तो जो तीसरी भुजा बच रही है b, वो हमको थीटा के साथ लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमको ये बीटा निकालना होता कि ये एंगल बताओ कितना है, tan बीटा। तो देखिए tan बीटा, तो बीटा किसके किसके बीच का कोण है, r और b के, तो बीटा किसके बीच का कोण है, r और वेक्टर b। तो हमारे पास तीसरी भुजा कौन सी बची, अब a बची, तो यहाँ पे जो थीटा है वो किसके साथ होगा, अब a के साथ होगा। मतलब ये हमारा फॉर्मूला होगा अब a साइन थीटा बटे b प्लस a कॉस थीटा। तो ये याद रखना है कि एंगल कैसे लेना है। अगर हम tan अल्फा ले रहे हैं, अल्फा का मतलब जो r और a के बीच का कोण है, तो अगर हम r और a के बीच का कोण ले रहे हैं
तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ क्या रहेगा b। और अगर हम r और b के कोण को अल्फा मान रहे हैं या रिजल्टेंट कोण मान रहे हैं, यहाँ पे बीटा माना गया है, तो r और b के बीच का कोण ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ तीसरा भुजा कौन सा रहेगा, a। ठीक है, अगर r और a के बीच का कोण है तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा के साथ क्या रहेगा, b। और अगर r और b के बीच का कोण ले रहे हैं तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ क्या रहेगा, a। नोट कर लीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब निकालते हैं इस फॉर्मूले से अपने। देखिए, परिमाण हमने देख लिया कि जो रिजल्टेंट है उसका परिमाण किसके बराबर आएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, एंगल किसके बराबर आएगा, बी ए अल्फा आर, तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। सही है फॉर्मूला? नहीं, तो सही नहीं है। ये फॉर्मूला हमने तब लिखा था जब हमारा डायग्राम ये था, वेक्टर ए यहाँ था और वेक्टर बी यहाँ था, और इसको हम लिखते थे अल्फा। ठीक है, तो हमको ऐसे नहीं याद करना था। हमने क्या तरीका बताया, देखिए अल्फा किसके किसके बीच का कोण है, तो अल्फा बीच का कोण है बी और आर के, वेक्टर बी और वेक्टर आर के साथ। तो हमारी तीसरी भुजा कौन सी बची, वेक्टर ए, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ क्या रहेगा, ए रहेगा। मतलब यहाँ पे रहेगा ए साइन थीटा, यहाँ पे ए कॉस थीटा और यहाँ पे क्या रहेगा, बी। तो इस चीज़ को याद रखना है, एंगल कैसे लेना है। ठीक है, चलिए, तो अभी हाल फिलहाल हमारा एंगल वही लेते हैं, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। डायग्राम बना लेते हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर आर, और ये हो गया एंगल अल्फा, और ये हो गया दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा। अब देखिए सही है, अब जो अल्फा है वो किसके किसके बीच का कोण है, आर और ए का, तो तीसरी भुजा बची बी, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हमसे पूछ लिया कि इन दो सदिशों का योगफल कब अधिकतम होगा, मतलब आर मैक्स कब होगा। तो आर मैक्स देखिए कब होगा, तो वो देखिए ए और बी का मान तो फिक्स हो गया, उसको हमको नहीं घटाना बढ़ाना है। हम इस एंगल के आधार पे इसका रिजल्टेंट बदलेंगे। हमने सदिश के लिए पढ़ा है, देखिए अगर कोई इस तरीके से है, आगे 10 न्यूटन लगा, पीछे 2 न्यूटन लगा, तो नेट फोर्स कितना आया, 8 न्यूटन। और अगर दोनों ही बल 10 न्यूटन और 2 न्यूटन आगे की तरफ लग जाए तो नेट फोर्स कितना आया, 12 न्यूटन आया। तो इसका मतलब अगर हम केवल एंगल चेंज कर दे, यहाँ पे एंगल कितना है 180 अंश और यहाँ पे एंगल कितना है 0, तो केवल एंगल चेंज करने से परिमाण बदल रहा है। तो इसका मान कब अधिकतम होगा, इस तरीके से वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ये कब अधिकतम होगा, जब हमारे पास कॉस थीटा अधिकतम हो। तो कॉस थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, 1। आर मैक्स तब होगा, देखिए ए और बी का मान तो फिक्स हो गया, वैरी हम केवल क्या करा रहे हैं, एंगल। तो हमसे पूछा ये अधिकतम कब होगा, तो हम बोले जब कॉस थीटा का मान अधिकतम होगा। तो कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1। तो जब थीटा किसके बराबर होगा, 0 अंश। कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा किसके बराबर होगा, 0 अंश। मतलब कॉस 0 अंश का मान होता है किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। थीटा 0 अंश होने का मतलब दोनों क्या हो, एक दूसरे के समांतर, दोनों सदिश क्या हो, एक दूसरे के समांतर। तो कितना आएगा तो देख लेते हैं। तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो थीटा है 0 अंश, कॉस 0 का मान कितना, 1, तो ये हो गया 2ab। तो ये देखिए किसका फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो r बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का
होल स्क्वायर। तो आर किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी। तो यही है हमारा आर मैक्स। तो किन्हीं दो सदिशों का योगफल कब अधिकतम होगा, जब दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के समांतर होने का मतलब उनके बीच का कोण कितना हो, 0 1 हो। उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों सदिशों को सीधे जोड़ देंगे। देखिए यही तो किया है, ए और बी को दोनों को जोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि हमको आ नहीं रहा, ये हम लोग पहले करते आ रहे हैं। जैसे अभी आपने किया कि दो सदिश है, एक सदिश बल है, इस पे 10 न्यूटन का बल लगा और इस पे 2 न्यूटन का बल लगाए थे। तो हमने आपसे पूछा कि एफ नेट कितना था, तो आपने कहा 12 न्यूटन। तो आपने वही तो किया, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। हमको क्या करना है, जब 0 अंश पे मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर है, यहाँ पे दोनों क्या एक दूसरे के समांतर, तो थीटा किसके बराबर था, 0। तो हमने डायरेक्ट जोड़ा, तो हमारा आंसर भी तो वही आ रहा है। हम इसमें ए और बी को डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हमको क्या याद रखना है, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होगा तो उनका योगफल अधिकतम होगा। और वो किसके बराबर होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको उन दोनों सदिशों को डायरेक्ट जोड़ देना है। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब केवल उनके परिमाणों को जोड़ देना है। उसकी दिशा दोनों एक ही दिशा में है, तो जिस दिशा में दोनों है उसी दिशा में उसका रिजल्टेंट भी हो जाएगा। मतलब इसका रिजल्टेंट आगे की तरफ आएगा, कितना, 12 न्यूटन। ठीक है। तो अगर दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका योगफल अधिकतम होगा। कैसे निकालेंगे, तो उनके परिमाणों को डायरेक्ट जोड़े। जैसे 10 और 2 को हमने डायरेक्ट जोड़ के कितना लिख लिया, 12। डायरेक्शन दोनों सदिश एक ही दिशा में है, तो उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो 12 न्यूटन भी किधर होगा, आगे की तरफ। ठीक है। दूसरा हमसे पूछ लेगा कि आर मिनिमम कब होगा, मतलब दो सदिशों का योगफल न्यूनतम कब होगा। तो न्यूनतम तब होता है जब कॉस थीटा का मान न्यूनतम हो, और कॉस थीटा का न्यूनतम मान, मिनिमम जो वैल्यू होता है वो होता है -1। 0 मत याद करिएगा। कॉस थीटा का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। तो कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। तो जब यहाँ पे माइनस थीटा, कॉस थीटा -1 का मतलब हुआ थीटा किसके बराबर, 180। कॉस 180 अंश का मान होता है -1। तो अब इस वाले केस में थीटा क्या होगा, 180 अंश। 180 अंश का मतलब वो दोनों सदिश प्रति समांतर होना चाहिए। प्रति समांतर मतलब 10 न्यूटन आगे की तरफ, तो 2 न्यूटन पीछे की तरफ। तो देखिए ये 10 न्यूटन इस तरीके से और ये 2 न्यूटन, दोनों क्षैतिज दिशा में लगे, एक आगे की तरफ लगा और एक पीछे की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के समांतर, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो ऐसे सदिश को हम लोग बोलते हैं प्रति समांतर। तो अब जो आर आएगा वो किसके बराबर आएगा, √a² प्लस b²। कॉस थीटा का मान रखेंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2ab। तो आर बराबर √a - b का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, आर किसके बराबर आएगा, a डिफरेंस b। a डिफरेंस b का मतलब देखिए, जो a - b और b - a दोनों का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला एक ही आता है, a² प्लस b² -2ab। इसका भी a² प्लस b² -2ab। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो a - b भी लिख सकते हैं, b - a भी लिख सकते हैं, इसलिए a डिफरेंस b लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या, बस वो समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब परिमाण निकालेंगे तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। ठीक है। परिमाण जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। मतलब क्या हुआ, तो देखिए ज्यादा फोर्स कौन सा है, 10, और कम कौन सा है, 2। तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 न्यूटन। परिमाण आ गया 8 न्यूटन। तो ये हमको क्या देगा, परिमाण। अब बचा दिशा। तो दिशा किधर होगा, तो दिशा ज्यादा बल वाले की तरफ होगा, ज्यादा वाले की तरफ। तो इसमें ज्यादा बल कौन सा है, 10 न्यूटन है। तो इसका मतलब इसका दिशा कहाँ होगा, आगे की तरफ। तो 8 न्यूटन किधर लग जाएगा, आगे की तरफ। तो इस तरीके से
जब थीटा 180 अंश हो मतलब दो सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हो तो उनका योगफल होगा न्यूनतम किसके बराबर हो, तो r बराबर a डिफरेंस b। a डिफरेंस b मतलब परिमाण निकालने के लिए हम ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाए तो कितना आ गया 8, तो परिमाण कितना आ गया 8। दिशा उधर होगा जिधर ज्यादा वाला होगा, तो ज्यादा वाला किधर था आगे की तरफ, तो 8 न्यूटन किधर हो गया आगे की तरफ। अगर इस तरीके से बना देता 2 न्यूटन और 10 न्यूटन, ठीक। तो परिमाण वैसे ही ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है, तो 10 माइनस 2 किसके बराबर 8 न्यूटन। दिशा किधर, तो जिधर को ज्यादा है, तो ज्यादा किधर इस बार पीछे की तरफ, तो इस बार 8 न्यूटन किधर लगेगा पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो दो सदिशों का योगफल अधिकतम कब होगा, जब वो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो, और न्यूनतम कब होगा जब एक दूसरे के प्रति समांतर हो मतलब एंटी पैरेलल हो। फिर एक कंडीशन आता है जब थीटा किसके बराबर हो 90, तो जब थीटा 90 के बराबर होता है तो कॉस 90 अंश का मान होता है 0। थीटा 90 अंश का मतलब कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर a ये वेक्टर b त्रिभुज वाले केस में, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90 अंश। या चतुर्भुज वाला बनाना है तो इस तरीके से बना दीजिए, वेक्टर a वेक्टर b, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90 अंश। ये हो गया रिजल्टेंट r, ये है यहाँ पे रिजल्टेंट r। तब परिमाण कितना होगा, तो r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 का मान 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो r बराबर आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो डायरेक्ट r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखे कुछ पाइथागोरस प्रमेय जैसा है, एक समकोण त्रिभुज बना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो वही चीज है r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो कि हम लोगों को याद रखना है, नोट कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है जब हमसे बोल दे कि वेक्टर a और वेक्टर b का जो परिमाण है वो एक दूसरे के बराबर है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर मॉड ऑफ वेक्टर b। तो जब परिमाण बराबर है मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर क्या है a है और मॉड ऑफ वेक्टर b क्या है b, मतलब a और b एक दूसरे के बराबर है, तब ये रिजल्टेंट या कोण कितना आएगा, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ठीक है b की जगह भी हम क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, तो r किसके बराबर होगा a स्क्वायर, b भी a के बराबर है तो b की जगह a लिखते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a गुणे a लिखेंगे तो a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो 2a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो 2a स्क्वायर मिला कॉमन, बचा कितना 1 प्लस कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो देखिए जब इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो इधर भी 1 जोड़ेंगे, तो 1 से 1 क्या होगा कट जाएगा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या ऐसे भी समझ लीजिए। देखिए कॉस थीटा बराबर हमने क्या लिखा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर लाए तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, तो किसके बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर गुणे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 दूनी 4, वर्गमूल के बाहर आएगा तो 2, a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा बाई 2, तब r बराबर आएगा 2a कॉस थीटा बाई 2।
ये तब होगा जब a और b एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब दो सदिशों का परिमाण बराबर है तब उसका रिजल्टेंट हम इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे। मतलब देखिए एक बार समझा देते हैं। जैसे हमसे बोला कि एक वस्तु है, इस पे 10 न्यूटन बल इधर और 10 न्यूटन बल इधर और बीच का एंगल दे दिया 90 अंश। ठीक है, दो बल लगे हैं, दोनों के परिमाण बराबर है और कितने पे लगे हैं, 90 अंश पे लगे। तो हमको यहाँ पे रिजल्टेंट पूछा कि आर बताइए कितना होगा। तो हमको आर बताने के लिए पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर हम ए कितना रखते 10, तो 10 का वर्ग 100, बी का वर्ग करेंगे 100 प्लस 2ab तो 100 कॉस 90। कॉस 90 किसके बराबर 0, तो यह आता √200। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। हमको देखिए क्या दिख रहा है, जो दोनों सदिश है उनका परिमाण क्या है, बराबर है। तो परिमाण बराबर है तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से हम। r बराबर 2, a का मतलब किसी भी एक सदिश का परिमाण, तो किसी एक सदिश का परिमाण कितना है 10 कॉस थीटा बाई 2, तो थीटा कितना है 90/2, 20 कॉस 45 अंश। कॉस 45 अंश का मान 1/2। बस इतने से सॉल्व हो जाएगा। तो जब दोनों सदिश बराबर नहीं होंगे परिमाण में तभी ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर दोनों सदिश का परिमाण बराबर है तो डायरेक्ट r बराबर 2a cos थीटा बाई 2। और एक बात, अगर दोनों सदिश का कोण परिमाण बराबर है, ठीक है, अगर दोनों सदिश का परिमाण बराबर है तो जो रिजल्टेंट कोण आता था अल्फा, या जो रिजल्टेंट होता था, जैसे ये दो सदिश है, ये 10 न्यूटन था और ये भी क्या था 10 न्यूटन, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो एकदम इसके बीचों बीच आएगा। मतलब अगर ये 90 अंश है तो ये किस पे आएगा 45 अंश पे। अगर ये 60 अंश होता तो रिजल्टेंट कितने अंश पे आता 30 अंश पे। मतलब अगर हमारे दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो रिजल्टेंट किस पे आएगा थीटा बाई 2 पे। देख लेते हैं। देखिए tan अल्फा बराबर b की जगह क्या रखना है a, क्योंकि दोनों बराबर है तो a साइन थीटा बटे a प्लस b की जगह a कॉस थीटा। a साइन थीटा, नीचे a कॉमन मिलता है तो 1 प्लस कॉस थीटा। a से कट गया। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने देखा था किसके बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, 1 कॉस थीटा बाई 2 से 1 कॉस थीटा बाई 2 कटेगा तो ये किसके बराबर आएगा साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। तो ये किसके बराबर आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा, तो टैन अल्फा किसके बराबर आया टैन थीटा बाई 2। तो अल्फा किसके बराबर आया थीटा बाई 2। वही हम बोल रहे थे कि जो अल्फा जो रिजल्टेंट है वो उसके कोण का आधे के बराबर होता है। मतलब ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, दोनों 90 अंश के कोण पे, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कितने अंश के कोण पे होगा 45 अंश के कोण पे। अल्फा बराबर हम क्या लिखेंगे थीटा बाई 2। तो अब हमको एंगल निकालने के लिए इतना नहीं करना है। दो सदिशों के बीच का कोण जैसे इस वाले सवाल में कितना है अल्फा बराबर थीटा बाई 2, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है 90, तो 90/2 बराबर 45। तो जब दो सदिशों का परिमाण बराबर हो तो रिजल्टेंट और उनके बीच के कोण के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन तभी लगाना है जब मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी के। ठीक है, अभी सवाल करेंगे हम लोग इस पे तो समझ में आएगा। ठीक, चलिए, तो ये तो थे सारे फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलों को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सीखते हैं। तो पहले एक आसान सवाल लेते हैं। हमसे बोला कि दो सदिश हैं जिनमें से पहले सदिश का परिमाण है 3, दूसरे सदिश का परिमाण है 4 और इन दोनों सदिशों के बीच का कोण मान लेते हैं कितना दिया है 60 अंश। तो हमसे पूछा
कि रिजल्टेंट बताइए कितना होगा। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या हो कि ये वेक्टर ए है, इसका परिमाण कितना है 3, ये वेक्टर बी है, इसका परिमाण है कितना 4, इन दोनों के बीच का कोण कितना है 60। तो हमसे पूछा है इसका रिजल्टेंट बताइए परिमाण, और दूसरा रिजल्टेंट कितने कोण पे होगा अल्फा, मतलब अगर हम मान लीजिए हमारा रिजल्टेंट है तो ये वाला कोण अल्फा कितना होगा। तो ठीक है, हमको परिमाण भी दिया है, कोण भी दिया है, तो आर का फॉर्मूला हमने देखा है, आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो आर बराबर √a², तो a का वर्ग 3 का वर्ग 9, b 4 का वर्ग 16 प्लस 2, a का मान 3, b का मान 4, थीटा कितना है, तो थीटा है 60 अंश। ये याद रखिएगा, थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। और अल्फा क्या होता है, जो रिजल्टेंट बनाता है, जो परिणामी बना रहा है किसी एक सदिश के साथ। ठीक है, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4, cos 60 अंश का मान 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आया 9 प्लस 16 प्लस 12, तो 16 9 25, 25 10 35, 2 37, तो जो आर आया उसका परिमाण कितना आया √37। अल्फा निकालना है तो कुछ नहीं करना है, tan अल्फा बराबर b sin थीटा। तो हमको ये याद करना है कि b क्या होता था, तो हमें पता है ये अल्फा अगर r और a के बीच का कोण है तो b होता था तीसरा वाला। तो देखिए ये हुआ अल्फा, तो जो b होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, तो b sin थीटा, तो 4 sin 60 अंश बटे a प्लस b cos 60 अंश। बस ये हो गया अल्फा। यहाँ से हम लोग tan अल्फा निकाल लेंगे कि कितने कोण पे ये वाला हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, चलिए और एक दो अच्छे सवाल करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि मान लीजिए एक वस्तु था, इसने बोला कि इस पे 3 न्यूटन का बल इधर लगा और 4 न्यूटन का बल इधर लगा। तो हमसे बोला कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, एफ नेट कितना है। तो देखिए एफ नेट मतलब हमको इन दोनों बलों को जोड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं ये क्या है, F1 वेक्टर और ये क्या है, F2 वेक्टर। बल कोई अदिश राशि तो है नहीं कि हम सीधे 3 और 4 जोड़ के साथ लिख दे, बल तो सदिश राशि होती है। तो जो F वेक्टर नेट होगा वो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के सदिश योग के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना है, बल कोई अदिश राशि नहीं है कि हम 3 और 4 को डायरेक्ट जोड़ दें, बल एक सदिश राशि है। तो इनका जो एडिशन होता है वो इसके बीच के कोण पे भी निर्भर करता है, तो हम उसको सदिश विधि से जोड़ेंगे। तो जो एफ नेट होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के सदिश योग के बराबर होगा, मतलब ये हुआ इसका। तो देखिए ये वही तो है, ये क्या है हमारा, एक यहाँ टेल से टेल जुड़ा हुआ है ये वाला सदिश, और ये सदिश यहाँ टेल से टेल जुड़ा हुआ, मतलब ये समांतर चतुर्भुज वाला है। तो इनका योगफल इसके विकर्ण से प्रदर्शित होता है R से, और R का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये हमको दे देगा परिमाण। पहले हम परिमाण निकाल लेते हैं और फिर दिशा निकाल लेंगे। तो परिमाण मान लेते हैं एफ नेट हो गया किसके बराबर, तो √a² मतलब 3 का वर्ग 9 प्लस b² तो 4 का वर्ग 16 प्लस 2ab cos थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है 90 अंश, तो ये हो गया cos 90। cos 90 का मान कितना 0, तो जब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो वो भी 0 के बराबर आएगा, तो बचेगा क्या केवल 9 और 16। तो एफ नेट किसके बराबर आएगा, √25 बराबर 5 न्यूटन। मतलब
जो इधर बल लगा वो कितने के बराबर लगा है, 5 न्यूटन। अगर हम डायरेक्ट जोड़ देते तो कितना आता, 7 न्यूटन। तो डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। इस पे, इस वाले वस्तु पे अब जो नेट फोर्स इन दोनों बलों के कारण लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 5 न्यूटन के कारण। अब आता है एंगल, कि कितने कोण पे काम कर रहा है। तो ये हुआ हमारा एंगल अल्फा। तो tan अल्फा बराबर b। तो b क्या होता था, अल्फा जिन दो भुजाओं के कोण, जिन दो भुजाओं के बीच का कोण है उनके अलावा जो तीसरी भुजा है। तो अल्फा हमने 3 और 5 के बीच का कोण माना है। तो तीसरी भुजा कौन सी है, ये 4। तो इसका मतलब b की जगह कितना आएगा, 4। तो 4 साइन थीटा, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90। तो 4 साइन 90 बटे a प्लस b कॉस 90। तो साइन 90 अंश का मान 1, तो ऊपर तो आया 4। कॉस 90 किसके बराबर, 0। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, 3। तो tan अल्फा बराबर 4/3, या अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। देखिए कोण निकालने के लिए हमको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। हमको ये अल्फा निकालना है। इस सदिश को हम समांतर शिफ्ट कर देते हैं यहां पे। तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। ये कितना है, 3 हो गया। तो ये देखिए एक त्रिभुज बना जिसमें ये वाली भुजा 3 और ये वाली भुजा 4, और ये क्या है, अल्फा। तो tan अल्फा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 4/3। डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि अल्फा किसके बराबर, tan इनवर्स 4/3। तो हमको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, लेकिन ऐसे सवालों में हम इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं अल्फा। कैसे, इस सदिश को यहाँ शिफ्ट किए तो एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बना। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसका परिमाण कितना था, 4। तो इसका भी परिमाण कितना होगा, 4। इसका परिमाण कितना है, 3। तो लंब बटे आधार मतलब 4/3। तो ये तो थे समांतर चतुर्भुज वाले। एक त्रिभुज मेथड भी देख लेते हैं कैसे हल करना है। हमसे बोला गया कि एक कोई व्यक्ति है, वो पहले 3 मीटर इस डायरेक्शन में चलता है और फिर 4 मीटर इस डायरेक्शन में चलता है। तो हमको विस्थापन बताइए कि विस्थापन कितना हुआ। एक व्यक्ति है, पहले 3 मीटर इस डायरेक्शन में चला और फिर 4 मीटर इस डायरेक्शन में चला, तो विस्थापन कितना होगा। तो देखिए विस्थापन के लिए हम क्या करते थे, विस्थापन के लिए हम प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को एक सीधी रेखा से मिलाते थे और वही विस्थापन होता था। तो प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, ये हुई सीधी रेखा। तो अब विस्थापन सदिश राशि होती थी, तो ये हमको निकालना है। तो ये देखिए हमको लग नहीं रहा, ये हमारा त्रिभुज की क्रमागत भुजाएं हो गई, एक क्रम में है ये, और ये रिजल्टेंट हो गया जिसकी दिशा इसके विपरीत है। तो ये त्रिभुज वाला ही मेथड तो बन गया। मतलब अगर हमको r निकालना है यहाँ पे, तो r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। हमको विस्थापन निकालना मतलब ये लंबाई निकालनी है। तो ये लंबाई जो है वो इन दोनों सदिशों के योगफल के बराबर ही तो था, हमने त्रिभुज में देखा था। तो r किसके बराबर हो गया, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 प्लस 2, a का मान 3, b का मान 4। थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण यही तो है, कितने अंश, 90। तो cos 90 अभी हमने देखा था किसके बराबर, 0। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो ये आएगा √25 किसके बराबर, 5। तो विस्थापन कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। एंगल पूछता, तो ये एंगल है tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार 4/3। डायरेक्ट लिख दीजिए अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। इतना ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। b साइन थीटा बटे a प्लस b कॉस थीटा आएगा इससे भी, लेकिन जब डायरेक्ट मिल रहा है तो इतना लंबा चौड़ा करने से फायदा क्या। देखिए इससे क्या करते हैं, b कौन सी होती थी, तीसरी भुजा। ये अल्फा होता था r और a के बीच का कोण, तो ये हुआ अल्फा r और a के बीच का कोण। तीसरी भुजा ये हो गई b, 4 मीटर। तो b की जगह 4, दोनों के बीच का कोण कितना है, 90। तो 4 साइन 90
बटे ए कितना हुआ 3 प्लस बी, तो बी का मतलब 4 कॉस 90, तो कॉस 90 0 के बराबर, साइन 90 1, तो 4/3। यही चीज़ यहाँ पे भी आया था, तो इतना करना ही नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के हम अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं कि हम पहले इस डायरेक्शन में गए 3 मीटर, फिर ऊपर की तरफ गए 4 मीटर, फिर आगे की तरफ आए 1 मीटर। फिर से हमसे पूछा है विस्थापन ही, कि विस्थापन कितना है। पहले आगे की तरफ 3 मीटर, फिर इधर 4 मीटर, फिर पीछे की तरफ 1 मीटर, तो विस्थापन कितना है ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए फिर से वही विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को एक सीधी रेखा से मिलाते हैं, तो प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है, एक सीधी रेखा से मिला दिए ये। अब विस्थापन निकालना है तो हमको ये वाली लंबाई निकालनी है, ये वाली लंबाई निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो हमको ये वाली लंबाई चाहिए और ये वाली लंबाई चाहिए। देखिए ये 4 मीटर है, इसको पैरेलली यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये तो आएगा 4 मीटर ही। बचा ये वाली लंबाई कैसे निकालें, इधर है 3 मीटर और इधर है 1 मीटर। अदिश राशि तो है नहीं कि डायरेक्ट घटा दे, सदिश राशि है, तो ठीक है, सदिश राशि है तो ठीक है, ये वाला एक वेक्टर बना लीजिए, ये हो गया 3 मीटर। क्षैतिज वाले को हल कर रहे हैं, ठीक है, 3 मीटर आगे और 1 मीटर पीछे। दोनों के बीच का कोण कितना होगा 180, क्योंकि दोनों प्रति समांतर, ये आगे की तरफ और वो किधर है पीछे। तो हमने देखा था जब दो सदिश प्रति समांतर होते हैं तो r किसके बराबर आता था, उनके परिमाण के अंतर के बराबर। कैसे निकालते थे, ज्यादा वाले में से कम को घटाते थे, 3 में से 1 को घटाएंगे 2, ठीक, कितना आया ये 2 मीटर। फिर डायरेक्शन हम बोलते थे किधर, जिधर ज्यादा वाला की डायरेक्शन हो, तो ज्यादा कौन है 3 मीटर, मतलब ये 2 मीटर किधर आएगा आगे की तरफ। मतलब इस 3 मीटर और ये जो 1 मीटर है, इसकी जगह हम एक सदिश बना सकते हैं जिसकी लंबाई होगी 2 मीटर और दिशा किधर होगा आगे की तरफ। तो ये देखिए ऐसे बना 2 मीटर आगे की तरफ, 4 मीटर ऊपर की तरफ, और ये हमारा हो गया रिजल्टेंट r। बस अब हम निकाल सकते हैं r बराबर, तो r बराबर √a², तो 2 का वर्ग 4 प्लस b², तो 4 का वर्ग 16 प्लस 2ab, तो a की जगह 2, b की जगह 4, कॉस इनके बीच का कोण, तो इनके बीच का कोण कितना है 90, तो कॉस 90 किसके बराबर 0, तो r बराबर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या √20 या 2 करड़ी में 5। तो देखिए जब किसी दिशा मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में एक से ज्यादा सदिश होंगे तो हम क्षैतिज वाले को हल करेंगे, एक सदिश बनाएंगे उसकी जगह, ऊर्ध्वाधर वाले को हल करेंगे उसकी जगह एक सदिश बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। अभी और इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा में केवल एक था, क्षैतिज दिशा में 2 थे, तो हमने क्षैतिज वाले को हल किया, ये आगे की तरफ ये पीछे की तरफ, दोनों प्रति समांतर, मतलब इनके बीच का कोण 180 अंश। तो 180 अंश वाले में हम डायरेक्ट घटाते थे, ज्यादा वाले में से कम वाले को, तो ज्यादा 3 है तो 3 में से कम वाले को घटाया तो कितना आ गया 2। दिशा किधर होती, तो जिधर ज्यादा वाला होता था, तो 3 मीटर आगे की तरफ है तो आगे वाला ज्यादा, तो ये त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं बनी, ये 2 मीटर ये 4 मीटर, ये हमको निकालना था तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। जैसे मान लीजिए ये है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यहाँ से चला 2 मीटर आगे, फिर 2 मीटर ऊपर, फिर 2 मीटर आगे,
हमसे पूछा विस्थापन बताइए। तो विस्थापन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिलाना है, मतलब इसको, यही आर वेक्टर निकालना है। तो कैसे हल करते हैं, तो हमने अभी बताया कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के लिए अलग करना है, अलग अलग हल करना है। अगर क्षैतिज में एक से ज़्यादा है तो पहले उसको हल कर ले। तो देखिए क्षैतिज दिशा मतलब आगे की तरफ, तो क्षैतिज दिशा में 2 है, ये 2 मीटर यहाँ और 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ और 2 मीटर यहाँ, दोनों समांतर हैं। देखिए दोनों की दिशा क्षैतिज दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर होने का मतलब थीटा किसके बराबर, 0। तो जब थीटा 0 होता था तो हमने देखा था आर किसके बराबर था, a प्लस बी, मतलब हम डायरेक्ट उसके परिमाण को जोड़ देते थे और दोनों एक ही दिशा में होते थे, तो रिजल्टेंट की दिशा भी उसी दिशा में होती थी। तो परिमाण को जोड़ेंगे 2 और 2 तो कितना आएगा, 4 मीटर। दोनों की दिशा किधर है, क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ, तो इसकी भी दिशा कहाँ हो जाएगी, क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ। तो इस 2 मीटर और इस 2 मीटर को मिला के हमने एक सदिश बनाया और वो किसके बराबर आया, 4 मीटर के बराबर। ऊर्ध्वाधर में केवल एक ही है, कितना है, 2 मीटर। अब ये त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं हो गई, ये हमारा था रिजल्टेंट आर। फिर से तो आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab, थीटा फिर से 90, तो ये पूरा किसके बराबर आएगा, 0। तो आर बराबर आ गया √20। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ सदिश को हल करना है, नोट कर लीजिए। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में एक से ज्यादा सदिश रहेंगे। मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया कि बल लगा F न्यूटन का आगे की तरफ, 2F न्यूटन ऊपर की तरफ, थ्री F न्यूटन फिर इस डायरेक्शन में और 4F न्यूटन नीचे की तरफ। ठीक है, किसी वस्तु पे इस तरीके से कोई बल लगा है, F न्यूटन आगे की तरफ, 2F न्यूटन ऊपर, फिर 3F न्यूटन पीछे और फिर 4F न्यूटन नीचे। तो हमसे नेट फोर्स पूछा कि बताइए नेट फोर्स कितना है। तो कुछ नहीं करना, जो अभी हम तरीका बताएं, क्षैतिज दिशा का नेट निकालिए, ऊर्ध्वाधर दिशा का नेट निकालिए, फिर जोड़ दीजिए। तो देखिए क्षैतिज दिशा में कितने हैं, ये और ये, एक है F न्यूटन आगे की तरफ और 3F किधर है, पीछे की तरफ। तो ये दोनों कैसे हैं, प्रति समांतर है। प्रति समांतर में R किसके बराबर था, A डिफरेंस B, मतलब दोनों को घटाते थे। कैसे घटाते थे, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को। तो ज्यादा कौन है, 3, कम कौन है, F 1, मतलब तो अगर हम ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दें तो ये किसके बराबर आएगा, 2F। तो हमको परिमाण मिल गया कितना, 2F। फिर इसके लिए हमने दिशा क्या बताई थी, तो हमने दिशा वो बताई थी कि जिधर ज्यादा वाला होता है उधर ही इसकी दिशा आती है। तो ज्यादा वाला किधर है, आगे की तरफ, तो 2F भी किधर आएगा, आगे की तरफ। तो ये हो गया क्षैतिज वाला। ठीक, ऊर्ध्वाधर वाले में भी 2 है, 2F ऊपर की तरफ, ठीक, और 4F नीचे की तरफ। तो देखिए ये भी तो प्रति समांतर है, तो फिर से ज्यादा वाले में से कम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2F। डायरेक्शन ज्यादा वाले किधर है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब जो 2F आएगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो हमको एक सदिश मिला ये और दूसरा मिला ये, बस इसी को हल कर देना है। तो क्षैतिज वाले को हल कर दिए तो इधर आ गया 2F, ऊर्ध्वाधर वाले को हल किए तो नीचे की तरफ आया कितना, 2F। तो बस ये हमारा बन गया त्रिभुज की क्रमागत भुजाएं। इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो R बराबर, देखिए इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, 90। तो जब दो सदिशों के बीच का कोण 90, तो R बराबर √a² प्लस b²। तो a का मान कितना है, 2, तो 4F² प्लस 4F², तो ये आ जाएगा कितना, 2√2F। देखिए 8F² आएगा, √8F²। तो F तो आ गया बाहर, 8 मतलब 2, 2 4, 2
8। तो ये 2 पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, √2। तो 2√2f। आप लोग एक चीज़ याद रखिए, अगर 2 सदिश हैं a और a दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों कितने अंश के कोण पे हैं, 90, तो जो रिजल्टेंट r होता है वो बराबर होता है a√2। जैसे यहाँ पे दोनों सदिश बराबर है, 2f 2f, तो a की जगह कितना 2f और ये √2, तो वही यहाँ पे भी लिखा है 2√2f 2√2f। ठीक। फिर हमसे बोला कि एक वस्तु पे 2 बल लग रहे हैं, दोनों का परिमाण बराबर है 10 न्यूटन। ठीक है, 2 बल लगे हैं, कितने कितने के, 10 न्यूटन के। तो बोला अगर थीटा 60 अंश हो, थीटा 90 अंश हो, 0 अंश हो, 60 अंश हो, 90 अंश हो, 120 अंश हो और 180 अंश हो, तो उस पे लगने वाले बल का परिमाण, चलिए मान लेते 2 बल, रैंडम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हमने एफ मान लिया कि 2 बल लगे, कितने, एफ के। ठीक है, 2 बल लगे एफ के। तो अगर इनके बीच का कोण पहले 0 अंश हो, फिर 60 अंश हो, फिर 90 अंश हो, फिर 120 अंश हो, फिर 180 अंश हो, तो वस्तु पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा और वो एंगल कितने एंगल पे लगाएगा, ये चीज़ें हमको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहला एक कंडीशन ले लेते हैं, जब 0 अंश है, 0 का मतलब दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या करें, r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा ये दिया हुआ है तो नहीं, हमने देखिए एक इसका आसान तरीका ढूंढा था, जब दोनों सदिश का परिमाण बराबर हो तो r बराबर 2a cos θ/2, बस यही फॉर्मूला लगाना है। जहां हमको दोनों परिमाण बराबर दिखे तो r बराबर 2a cos θ/2। देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा, तो 2 a की जगह f, cos थीटा कितना है 0, तो 0/2, तो cos 0, 0/2 0 आएगा, तो cos 0 किसके बराबर 1, तो f नेट किसके बराबर आएगा 2f। हमने ये देखा था, देखिए 0 का मतलब समांतर, तो हम बोले थे समांतर में दोनों सदिश जुड़ जाते हैं, तो वैसे भी f और f को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 2f के बराबर आएगा। अल्फा के लिए हमने क्या देखा था, जब दोनों सदिश बराबर होते तो θ/2, ये नहीं कि फिर से फॉर्मूला लगा b sin θ/a + b, नो, अगर दोनों परिमाण बराबर है तो अल्फा बराबर θ/2, मतलब अगर ये 0 है तो ये 0, 0 का मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर। तो हमको पता है अगर 10 न्यूटन लगाएंगे तो आगे की तरफ 20 न्यूटन आएगा, तो ये थीटा कितना 0 ही तो है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है। जब थीटा 60 अंश रखेंगे तो 60 रखेंगे तो यहाँ θ/2 कितना, cos 30 अंश का मान 1/2, तो 1/2 से 2 कटेगा, तो ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, देखिए 2f cos 60/2, तो cos 60/2 मतलब cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान √3/2, तो 2 गुणे f √3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये किसके बराबर आएगा, f√3। अल्फा किसके बराबर आएगा, तो θ/2 मतलब 30 अंश। 90 अंश पे होगा तो किसके बराबर आएगा, तो ये तो 2f वैसे ही रहने दीजिए, 90 का मतलब 90/2 45, cos 45 अंश का मान 1/2, तो जब 2 में कड़ी में 2 से भाग देंगे तो √2f, f√2। अल्फा बराबर θ/2, तो 90/2 45 अंश, 120 रखेंगे तो 2f ऐसे ही, थीटा 120, तो 120/2 60, cos 60 अंश का मान 1/2, तो 1/2 से 2 कट गया, किसके बराबर है, f के बराबर, और थीटा किसके बराबर जाएगा, अल्फा 60 अंश के बराबर। cos 180, तो cos 180 रखेंगे तो 180/2 90, cos 90 किसके बराबर 0, तो ये 0 के बराबर आ गया। अल्फा बल ही काम नहीं कर रहा है तो अल्फा कहाँ से निकाला जाए, ठीक है, या निकालना है तो निकाल लीजिए, tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे a + b cos थीटा, या अल्फा बराबर θ/2 है, तो ठीक है, b sin थीटा मतलब
बी किसके बराबर, दोनों बराबर है तो एफ साइन थीटा दोनों के बीच का कोण तो साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1 बटे ए, तो ए का मान कितना है, ए का मान भी है एफ, बी कॉस 90 0 तो टेन अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 45 अंश। नहीं, इस बार जो एंगल है कितना है 180 अंश है, तो थीटा कितना है 180 अंश बटे ए प्लस बी कॉस 180 अंश, तो बी का मान कितना एफ साइन 180 अंश किसके बराबर होता है, साइन 180 अंश किसके बराबर होता है बताइए, +1, साइन 180 अंश 0 +1 किसके बराबर, तो साइन 180 अंश होता है 0 के बराबर, तो ये आएगा 0 बटे ये आएगा f प्लस एफ कॉस 180 अंश का मान -1, तो 0 f माइनस m 0 बटे 0 आया, ये कुछ ऐसा अनडिफाइंड टाइप का। तो ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है तो एंगल आएगा कहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके अपनी वैल्यूज निकालेंगे। तो याद रखिएगा जब दोनों सदिश परिमाण में बराबर हो तो बस हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, r बराबर 2a cos थीटा बाई 2 परिमाण के लिए और एंगल के लिए अल्फा बराबर थीटा बाई 2, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।